Hello dear students, my name is Mohammad Shamshad Alam and today we will discuss about the chapter of 9th class, that is the natural vegetation and wildlife. Natural vegetation और wildlife में हम लोग आज पढ़ेंगे हमारे मतलब जो है जितने भी वेजिटेशंस हैं, ठीक है, उसके बाद एनिमल्स हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग जो है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज़, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बायोम के बारे में डिस्कस करेंगे और इंडिया का जो रैंक है दुनिया में वेजिटेशन कंसंट्रेशन में, उसके बाद एनिमल कंसंट्रेशन में, इनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ मतलब जो है टाइप्स ऑफ मतलब जो है एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सटिंक्ट एनिमल क्या होते हैं, इंडेंजर्ड क्या होते हैं, रेयर स्पीसीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ों को इस चैप्टर में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा जो मतलब चैप्टर है, दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमारा जो देश है वो दुनिया का मतलब जो है 12 मतलब मेगा बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है, उसके अंदर आता है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब जो है अलग अलग तरीके के स्पीसीज़, चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे वो एनिमल्स के हों, वो पाए जाते हैं। तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि 47,000 प्लांट स्पीसीज़ फाउंड इन इंडिया, मतलब दुनिया का मतलब जो है यहाँ पर ये देखिए कि 47,000 प्लांट स्पीसीज़ जो है वो इंडिया में पाया जाता है एंड इंडिया ऑक्यूपाइज द 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में इंडिया का जो है प्लांट स्पीसीज़ में कितना रैंक है ये याद रखना है आप लोगों को, तो 10th रैंक है, ठीक। उसके बाद वर्ल्ड में मतलब जो है एक जो है आपके कितना है, तो अगर हम बात करें मतलब जो है एशिया में, तो एशिया में आपका जो है इंडिया का जो रैंक है वो 4th रैंक है और वर्ल्ड में इंडिया का जो रैंक है वो 10th रैंक है। तो अगर हम प्लांट स्पीसीज़ की बात करें मतलब फ्लोरा की बात करें तो इंडिया फ्लोरल स्पीसीज़ में दुनिया में 10वें स्थान पर है। और इंडिया अगर मतलब एशिया में बात करें हम लोग तो एशिया में इंडिया जो है वो 4th रैंक पे है और इट शेयर द 7% ऑफ वर्ल्ड प्लांट स्पीसीज़, मतलब भारत जो है दुनिया का 7% प्लांट स्पीसीज़ जो है वो शेयर करता है। इसका मतलब हुआ कि हमारे देश में बहुत अलग अलग तरीके के वेजिटेशंस जो है वो पाए जाते हैं और उनके वेरिएशन को हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद बात करते हैं एनिमल स्पीसीज़ की, तो 89,000 एनिमल स्पीसीज़ इज़ फाउंड इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो है 89,000 स्पीसीज़ जो है वो पाए जाते हैं और ज़्यादातर जो फिश हैं इनकी स्पीसीज़ मतलब दुनिया में मतलब भारत का स्थान जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की फ़िश जो है वो पाई जाती हैं, चाहे वो मरीन हो चाहे वो फ्रेश वाटर हो, क्योंकि फ़िश जो है मरीन मतलब वाटर में भी मतलब प्रोड्यूस होती हैं और फ्रेश वाटर में भी। उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं प्लांट स्पीसीज़। तो प्लांट कम्युनिटी विच ग्रोन नेचुरली with no human help and it is no disturbance by the human for a long time, that is known as the natural vegetation. Natural vegetation or it is also known as the virgin forest. Virgin forest किसे कहते हैं हम लोग, तो वैसे फॉरेस्ट जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपने आप बड़े हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो अर्थ है तो कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो इनएक्सेसिबल हैं, जैसे इक्वेटर। तो इक्वेटर का जो एरिया है यहाँ पर हाई टेम्परेचर और वेरी हाई प्रेसिपिटेशन रेट है, जिसकी वजह से मतलब जो है प्लांट्स का वेजिटेशन का ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो टेम्परेचर और दूसरा है मतलब जो है आपका प्रेसिपिटेशन, जिसे हम लोग रेनफॉल भी कहते हैं। तो ये जो जोन है हमारा मतलब जो है इक्वेटोरियल जोन, ये डेंस वेजिटेशन फॉरेस्ट कवर का जोन है और यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं दैट इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता है लीफ शेड करने का, क्योंकि यहाँ पर इनको कभी पानी की कमी नहीं होती है, जिसकी वजह से मतलब ये हमेशा ग्रीन रहते हैं और ये बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपने आप ही बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट जो अपने आप बड़े हो जाते हैं उनको हम नेचुरल वेजिटेशन भी कहते हैं या फिर हम वर्जिन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। उसके बाद वर्जिन फॉरेस्ट के बाद जो है हमारा, तो वर्जिन फॉरेस्ट हमने बता दिया क्या होता है, विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज द। अब यहाँ पे जैसे है कि आपके इंडेमिक स्पीसीज़ क्या होती है, जो प्योरली किसी मतलब जो है कंट्रीज़ की स्पीसीज़ होती है उसे हम लोग इंडेमिक स्पीसीज़ भी कहते हैं।
अब यहाँ पे आते हैं रिलीफ फीचर्स के बारे में। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी जगह के वेजिटेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर के अंदर मतलब जो है लैंड एंड सॉइल आता है, क्योंकि लैंड और सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा वेजिटेशंस के कंसंट्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड द बेसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। अब देखिएगा कि आपने सुना होगा कि अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग सॉइल जो है वो सुटेबल होता है। जैसे कॉटन इज बेस्ड ग्रोन ऑन द ब्लैक सॉइल। कॉटन जो है वो ब्लैक एंड लावा सॉइल या फिर जिसे हम लोग रिगुर सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि कॉटन का दूसरा नाम रिगुर सॉइल है। तो कॉटन को हम लोग ब्लैक सॉइल में क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि वो उसके लिए सुटेबल है। उसका जो मिनरल्स है जो उस सॉइल में पाया जाता है वो उस मतलब जो है प्लांट्स के लिए, उस क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग सॉइल जो है वो अलग अलग वेजिटेशंस के लिए मतलब जो है इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए अलग अलग डिफरेंट सॉइल्स जो है वो वेजिटेशंस के ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद क्लाइमेट की हम लोग बात करते हैं। तो क्लाइमेट के अंदर द कैरेक्टर एंड द एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन, कि किस तरीके का वहां पर वेजिटेशन पाया जा रहा है वो डिपेंड करेगा आपके क्लाइमेट के ऊपर। जैसे हम लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो वेजिटेशन है अगर इक्वेटर पे जो पाए जा रहे हैं तो इसे हम लोग इक्वेटोरियल वेजिटेशन भी कहते हैं, जिसे हम लोग एवरग्रीन भी कहते हैं। उसके बाद इक्वेटर से ऊपर आते हैं तो आ जाता है हमारा ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल के बाद ऊपर आते हैं हम लोग, आ जाता है टेम्परेट। टेम्परेट के ऊपर आ जाते हैं तो हम लोग का जो जोन आ जाता है वो स्क्रब्स, श्रब्स, इन सारी चीज़ों का जोन आ जाता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम लोग हमारा क्लाइमेट चेंज होता जाता है वैसे वैसे वेजिटेशंस के जो टाइप्स हैं वो भी चेंज होते जाते हैं। तो इसमें क्लाइमेट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है? ह्यूमिडिटी, ठीक है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन, ठीक, ये दो चीज़ें जो हैं वो क्लाइमेट के अंदर आ जाता है, जो कि किसको इन्फ्लुएंस करता है? सॉइल को इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जब सॉइल को फॉर्म किया जाता है तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें आपने एक एक्टिव एजेंट देखा होगा जिसे हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट एक एक्टिव एजेंट का रोल प्ले करता है और उसकी वजह से सॉइल के जो टाइप्स होते हैं उनमें मतलब फर्क आ जाता है। अब बात करते हैं फोटो पीरियड, मतलब कि सोलर एनर्जी। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। किसी भी प्लांट्स को मतलब अपना खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है और उसके लिए उसे सन एनर्जी या फिर एनर्जी की, लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो फोटो पीरियड जो है किसी भी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो देखिएगा आपकी जो कंसंट्रेशन है वेजिटेशन का वो कम होता जाता है। वो क्यों कम होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे इक्वेटर से, जो सन रेज हैं वो स्लैंटिंग होती जाएंगी और उसकी वजह से मतलब जो है फोटो पीरियड जो है वो कम होता जाएगा। तो द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द सनलाइट वेरीज फॉर द डिफरेंट प्लांट्स लीडिंग टू द डिफरेंट रेट्स ऑफ ग्रोथ। अलग अलग प्लांट्स के, और ये भी चीज है कि फोटो मतलब जो है आपके सोलर एनर्जी लेने के लिए भी प्लांट्स में मतलब कंपटीशन चलता है। अगर आप मतलब जो है इक्वेटर पे जाएंगे तो इक्वेटर पे मल्टी मतलब जो है स्टोरेज वेजिटेशन आपको पाया जाएगा और सब एक दूसरे से मतलब कंपटीशन कर रहे होंगे कि किसको कितनी ज़्यादा सोलर एनर्जी मिले। तो जो ज़्यादा ऊपर की तरफ होता है दे गेट मोर एनर्जी, उनको सूरज की एनर्जी ज़्यादा मिलती है जिससे उनका ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होता है। और जो वेजिटेशन नीचे होते हैं उनका ग्रोथ जो है वो इसीलिए रुक जाता है क्योंकि वो सोलर एनर्जी उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज़ बात करते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल have more dense vegetation as compared to the other areas of less rainfall। अगर हम लोग बात करें राजस्थान की, हरियाणा का और पंजाब, इन सब जगहों का, तो यहाँ पर वेजिटेशन का कंसंट्रेशन आपको बहुत कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? ड्यू टू द क्लाइमेट। अगर हम लोग देखें, और क्लाइमेट में कौन सा फैक्टर? प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि हमने शुरू में ही बताया आपको कि दो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि वेजिटेशंस के टाइप्स को, वेजिटेशंस के ग्रोथ को, इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। और वो कौन है? तो वो है आपका टेम्परेचर और दूसरा है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन जो है, जैसे कि डेजर्ट में हम लोग बात करते हैं तो डेजर्ट एरियाज में थॉर्नी मतलब जो है बुशेस वगैरह मतलब फॉरेस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मतलब जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, रूट्स बहुत मतलब जो है लंबे होते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा अंदर से जाकर के पानी एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। इसीलिए मतलब जो है वो उनके रूट्स जो है वो लंबे हो जाते हैं क्योंकि ऊपर पानी उनको मिलता नहीं है। दूसरी चीज़, लीव्स उनका जो है वो स्मॉल क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि जो ट्रांसपिरेशन है उनको वो कंट्रोल कर पाए। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द प्लांट्स लीफ एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तो कुछ अमाउंट में वाटर भी रिलीज करता है। तो वाटर जो रिलीज है, अगर लीफ छोटा होगा तो वाटर जो रिलीज कर रहे हैं उनका जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि डिजर्ट
डेजर्ट एरियाज में पानी की कमी होती है, इसीलिए उनमें मतलब जो है जो आपके कांटे वगैरह हैं वो उगाते हैं, क्योंकि कांटा जो है वो वाटर को मतलब जो है रिलीज होने से बचाता है और कम रिलीज करता है जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसीलिए देखिए टाइप्स ऑफ वेजिटेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपके प्रेसिपिटेशन के ऊपर और फोटो पीरियड, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, ये दो वर्ड जो है, तो ये इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, इकोसिस्टम की, ये मतलब अर्नेस्ट हैकेल नाम का मतलब आदमी था, ठीक है, जिसने साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, और इसने बताया ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। किसी भी जगह पर, चाहे मतलब जो है आपका मान लीजिए ट्रॉपिकल हो या इक्वेटोरियल हो या फिर मतलब टेम्परेट हो, हर जगह पर जो भी प्लांट्स या एनिमल्स पाए जाते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट तो होते ही हैं, प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, उसके अलावा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उनके ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स आपस में डिपेंडेंट हो रहे हैं और इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और इंटर रिलेटेड कर रहे हैं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। दूसरा, उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उन पर भी वो एक दूसरे से डिपेंडेंट है। जैसे फिजिकल में क्या आ जाता है आपका, आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोटिक और अबायोटिक। तो फिजिकल में हमारा यहाँ पर नेचुरल जितनी भी चीजें हैं, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सारी चीजें फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। तो उस पे भी ये लोग डिपेंडेंट होते हैं, बिना मतलब जो है आपके फिजिकल एनवायरनमेंट को इनको सपोर्ट नहीं हो सकता है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा लिथोस्फीयर आ जाता है आपका, एटमॉस्फेयर आ जाता है आपका, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर आ जाता है, और ये तीनों मिल करके बनाते हैं, क्या चीज बनाते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर इज अ मिक्सचर ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर रिलेटेड टू लैंड, atmosphere related to air and hydrosphere related to water। तो अगर हम जनरली कहें द मिक्सचर ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर, दैट इज नोन एज द बायोस्फीयर। तो किसी भी लिविंग स्फीयर मतलब किसी भी जिंदा रहने वाली चीज को इन तीनों चीजों की जरूरत जो है वो पड़ती है, चाहे वो हवा की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो मतलब जो है आपके जमीन की हो, इन चीजों पर ये डिपेंडेंट होते हैं। और ये किस में कंसिडर किया जाता है, फिजिकल एनवायरनमेंट में कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑल द एनिमल एंड ऑल द प्लांट्स विच आर डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर जो है वो आत्मनिर्भर हैं, एक दूसरे के ऊपर, ये नहीं कि खुद पर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, और दूसरा दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और ये लोग किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट को, और इनका भी सपोर्ट लेके ये सर्वाइव करते हैं। तो अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑफ लैंड हैविंग द डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशंस एंड द एनिमल्स लाइफ इज कॉल्ड द बायोम। तो अब यहां पर एक वर्ड आता है बायोम, क्या होता है, तो बहुत बड़े एरिया पे जहां पे अलग अलग तरीके के मतलब जो है आपके एनिमल्स और अलग अलग तरीके के वेजिटेशंस पाए जाते हैं, उन जोन को हम लोग बायोम के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन की। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, कितने तरीके के वेजिटेशंस हमारे देश में पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के वेजिटेशंस है। सबसे पहला है हमारा ट्रॉपिकल वेजिटेशन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इसी को इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं क्योंकि यहां का जो रेनफॉल है ओवर 200 सेंटीमीटर, मतलब कि जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज, यहां पर सोलर इंटेंसिटी जो है उनको जरूरत है वो ऑलरेडी इनको मिल जाती है। तो इक्वेटर के जो जोन्स हैं, हमने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पर सोलर एनर्जी की भरमार है, इनको टेंशन नहीं है। तो जो भी वेजिटेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जा रहा है, इनका जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको पानी भी मिल जाता है और इनको सोलर मतलब एनर्जी भी मिल जाती है, जिसकी वजह से इनका ज़्यादा ग्रोथ है। तो 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए, जो ऑलरेडी इनको मतलब वहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव द लग्जरियस ट्रीज, श्रब्स एंड द क्रीपर्स। ये सारी चीजें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मतलब आ जाती है। इनमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, मंकी, एलिफेंट, ठीक है, डियर, ये सारे मतलब वन हॉर्न राइनोसेरस, ये सारे जो जानवर हैं वो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको मिल जाएंगे। एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट, कहाँ कहाँ ये फॉरेस्ट भारत में पाए जाते हैं, तो एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का जो एरिया है, अगर हम वेस्टर्न घाट के वेस्ट पार्ट की बात करें या वेस्टर्न घाट के ईस्ट पार्ट की बात करें, तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्ट पार्ट है, दे रिसीव द हेवी रेनफॉल बिकॉज दे आर फाउंड इन द
अपवर्ड साइड, मतलब विंडवर्ड साइड में है, जहां से मॉनसून का हवा बन के उठता है और उसकी वजह से जब वो वेस्टर्न मतलब जो है घाट से टकराते हैं तो वहां रेनफॉल हो जाता है। लेकिन जब उसके लीवर्ड साइड में वो मतलब उतरने की कोशिश करता है, ये आपका मॉनसूनल विंड है, जब ये आपस में जब चढ़ रहे होते हैं वेस्टर्न घाट पे, तो यहाँ तो खूब बारिश होती है, क्लाउड वगैरह फॉर्म्ड होके, लेकिन सारी बारिश तो इधर हो गई। जब ये लीवर्ड साइड में आएंगे, मतलब वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न पोर्शन पे, तो यहाँ पर जो वेजिटेशन होगा वो स्पार्स वेजिटेशन होगा और इधर की तरफ डेंस वेजिटेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे वेजिटेशन का ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। यहाँ रेनफॉल बहुत कम है, तो इसलिए वेजिटेशन का ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होगा। तो वेस्टर्न घाट का जो वेस्ट साइड है, एक तो वो जोन हो गया, उसके बाद लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, जो आइलैंड ग्रुप्स है हमारे। हालांकि ये कहा जाता है, बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन है कि ये तो कोरल्स के बने हुए हैं, तो यहाँ पर तो वेजिटेशन का ग्रोथ होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोरल्स का जो बॉडी होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। जब वो मतलब कॉलोनीज में, हालांकि जो आपके जितने भी कोरल्स होते हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं, और जब वो डाइंग हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका जो मरा हुआ बॉडी होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसी से आइलैंड बन जाता है। तो हमारा लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है और इस पर भी वेजिटेशन का बहुत ज्यादा मतलब कवरेज है। दूसरा है अंडमान एंड निकोबार, यहाँ भी बहुत ज्यादा डेंस वेजिटेशन है। पार्ट्स ऑफ असम, यहाँ भी डेंस वेजिटेशन है। तमिलनाडु, यहाँ भी डेंस वेजिटेशन है। तमिलनाडु जो है वहाँ पे ईस्टर्न जो आपके मानसून है उनसे यहाँ पर रेनफॉल हो जाता है, तो तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, जो कि मतलब ईस्ट मानसून के मतलब जो है साइड में आते हैं, वहां पर वेजिटेशन का बहुत अच्छा खासा मतलब कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पर कौन कौन से ट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजवुड, महागोनी, इबोनी, ठीक है, ये सारे जो रबर और सिंकोना, ये सारे ट्रीज का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज जो है आते हैं। तो ट्रीज में आपका है यहाँ पर, हालांकि ये सारे जो है हार्ड वुड फॉरेस्ट है, मतलब यहाँ पर जितने भी, चाहे वो रबर की हम लोग बात करें, चाहे रोजवुड की बात करें, बोगनी, महागोनी की बात करें या सिंकोना की बात करें, ये सब बहुत ही मजबूत इनका लकड़ी होता है, ठीक है। हालांकि ये अनयूज्ड है, अभी हमने पहले भी बात किया कि यहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर अपने आप नेचुरली ग्रो होते हैं, यहाँ पर ह्यूमन का इंट्रैक्शन बहुत कम है ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत ही स्वैम्पी एरिया है, तो वहाँ कल्टीवेट करना इन सारे फॉरेस्ट को बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये अनटच्ड एरियाज जो है वो है हमारे देश का। चलिए, दूसरा सेकेंड फॉरेस्ट है हमारा ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ट्रॉपिकल डिसिडियस। तो यहां से क्वेश्चन बन गया आपका कि विच फॉरेस्ट इज फाउंड इन द मैक्सिमम अमाउंट इन अवर कंट्री, हमारे देश में सबसे ज्यादा कौन सा फॉरेस्ट जो है वो पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट ये सबसे ज्यादा भारत में पाया जाता है और ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन, मतलब 34% एरिया पे इनका कंसंट्रेशन है। हालांकि टोटल जो भारत का कंसंट्रेशन है फॉरेस्ट का, वो एवरेज जितना होना चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, उससे बहुत कम है, क्योंकि इंडिया का अगर देखा जाए 24.62% मतलब जो है टोटल वेजिटेशन कवरेज है, और इकोलॉजिकली बैलेंस होने के लिए 33% एरिया शुड बी कवर्ड विद द फॉरेस्ट। मतलब किसी भी कंट्री को इकोलॉजिकल बैलेंस होने के लिए 33% एरिया का जो है वो फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में कितना है, लगभग 24%। तो इसीलिए मतलब जो है अभी हम लोग 9% जो आपका इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जितना फॉरेस्ट होना चाहिए उससे हम लोग कम है। और इस तरीके से हम लोग देखें तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट कितने से कितने रेनफॉल के बीच में पाया जाता है, अगर जाने कि इस फॉरेस्ट को ग्रो होने के लिए कितना से कितना सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, तो 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच जो रेनफॉल है वो मतलब इस फॉरेस्ट के लिए जरूरी है। दूसरी चीज कि ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट को मतलब जो है हम लोग ये जो फॉरेस्ट है बाद में इनको हम दो भागों में डिवाइड भी कर सकते हैं, एक तो होता है हमारा मॉइस्ट डिसिडियस और दूसरा होता है ड्राई डिसिडियस, ठीक। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहला क्या हमने बताया कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा फॉरेस्ट पाया जाता है, किस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। दूसरा जो यहां पर क्वेश्चन आपका बन रहा है, इसी फॉरेस्ट को हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो क्लाइमेट है वो किस तरीके का क्लाइमेट है, मॉनसून क्लाइमेट है, और ट्रॉपिकल एरियाज में जो आपके क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मॉनसून का डोमिनेंस है, इसीलिए इस वेजिटेशन को हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट आल्सो नोन एज द मॉनसून फॉरेस्ट। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन रहा है कि
कौन सा ऐसा वेजिटेशन है भारत में जो अपने पत्तों को 6 से 8 हफ्ते के लिए मतलब शेड कर देता है, मतलब गिरा देता है। जो पके हुए पत्ते होते हैं, जो जिसको ज़्यादा, क्योंकि जो पुराने पत्ते होते हैं उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसीलिए पेड़ भी चालाक है, वो अपना पानी बचाने के लिए वो इन सारे जो पुराने पत्ते होते हैं उनको झाड़ देता है। तो दे शेड देयर लीव्स। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 वीक इन ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में कौन से ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि 6 से 8 हफ्तों के लिए अपना जो पत्ता है वो झाड़ देते हैं? तो वो कौन है? तो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर के अवेलेबिलिटी पे हम लोग इनको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं ट्रॉपिकल डिसिडियस को। वो कौन सा है? मॉइस्ट डिसिडियस एंड ड्राई डिसिडियस। मॉइस्ट डिसिडियस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब वैसा एरिया, वैसा जोन जहां पर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच हो रहा हो, मतलब जहां पर रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच हो रहा हो, उस जगह पे हम लोगों को मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और वो कौन सा जोन है? तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, भारत का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे हमें जो है इस तरीके के फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, मतलब शिवालिक का जो रीजन है, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हिमालय है उनको हम लोग पैरेलली 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा है ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय, उसके बाद ऑटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय ऑल्सो नोन एज हिमाद्री, ठीक है। लेसर हिमालय ऑल्सो नोन एज हिमाचल, और ऑटर हिमालय ऑल्सो नोन एज शिवालिक। तो ये जो शिवालिक है, यहां पर मतलब जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं ये मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हालांकि जब ओवरऑल पूछा जाए आपको तब कहिएगा ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। अगर आपको अंदर भी मतलब जो ये डिवीजन दिया रहे तब क्या होगा? मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, जिसके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जो वेस्टर्न घाट में मतलब जो लीवर्ड साइड है, ठीक है, आपका ये तो हो गया आपका विंडवर्ड साइड, और इधर वाला है लीवर्ड साइड। तो लीवर्ड साइड में जो वेजिटेशन पाया जाता है आपका अपोजिट साइड, जो मॉनसून के अपोजिट साइड में जो मतलब एरिया पाया जाता है वेस्टर्न घाट के, वहां पर आपको मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। अब ये कौन कौन से स्टेट, जैसे वेस्ट कोस्ट ऑफ उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट आपको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है टीक। टीक फॉरेस्ट जो है, टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आएगा कि डिसिडियस फॉरेस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट कौन है जो कि सबसे ज्यादा कवरेज करता है एरिया का, मतलब सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है? तो टीक फॉरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे किस किस तरीके के फॉरेस्ट जो है वो ट्रॉपिकल मतलब जो है मॉइस्ट डिसिडियस के अंदर पाए जाते हैं। तो बैम्बू, साल ट्री, सैंडलवुड, मलबरी, ठीक है। मलबरी ये ट्री जो है बहुत फेमस है क्योंकि इस पे जो है वो सेरीकल्चर किया जाता है, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क जिसे हम लोग कहते हैं। तो मलबरी ट्री पे ही मतलब सिल्क वर्म को ग्रो किया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं, दूसरा है हमारा ड्राई डिसिडियस। तो ड्राई डिसिडियस का जो रेनफॉल है वो मतलब 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच जहां पर बारिश होती है, उस मतलब जो है जोन को हम लोग ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट का जोन कहते हैं। दूसरा, दे फाउंड इन द पेनिसुलर प्लेटू। कहां पर? पेनिसुलर प्लेटू में, बिहार में, यूपी में, इन सब जगहों पे कौन किस तरीके का फॉरेस्ट है? तो ज्यादातर जगहों पे ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट है। और इनमें कौन कौन से ट्रीज आ जाते हैं? साल, टीक, पीपल, नीम। तो साल, टीक, पीपल, नीम जो है वो आपके ड्राई डिसिडियस में आ जाता है। उसके बाद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट और स्क्रब्स जिसे हम लोग कहते हैं। तो लेस देन 70% रेनफॉल, जहां पर 70 सेंटीमीटर रेनफॉल से कम बारिश होती है, उस जगह पे मतलब जो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या थॉर्नी फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। जैसे एरिया है हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, इन सारे स्टेट्स में जो है आपके कौन सा फॉरेस्ट है? ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट है। और इसमें कौन कौन से ट्रीज आ जाते हैं? अकासियाज है, पाम्स है, उसके बाद यूफोबियस है, कैक्टस है, ठीक है। ये सारे स्पीसीज जो हैं वो आपके ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। दे हैव लॉन्ग रूट, जिसके बारे में अभी हमने कहा कि उनको ज़्यादा ज़मीन के अंदर पानी मतलब जो है लेना पड़ता है, इसीलिए उनके रूट्स लंबे हो जाते हैं। और द लीव्स ऑफ द वेजिटेशन इन द थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्क्रब्स आर द मोस्टली थिक। इनके जो लीव्स होते हैं थिक होते हैं और स्मॉल होते हैं, टू मिनिमाइज द इवेपोरेशन, या इसको हम लोग मतलब जो है ट्रांसपिरेशन भी कह सकते हैं। हैव द सक्सीडेंट स्टेम्स टू कंजर्व द वाटर, और वो लोग पानी भी बचाते हैं इनके स्टेम से।
चलिए दूसरी बात है हमारा माउंटेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, माउंटेन फॉरेस्ट हैव अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बिल्ट इन द सेम ऑर्डर एज वी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा वेजिटेशन। तो माउंटेन फॉरेस्ट जो है वो टुंड्रा वेजिटेशन की तरह ही है। उसके बाद कौन कौन सा जोन है, जैसे वेट टेम्परेट फॉरेस्ट और फाउंड, किन किन जगहों पे ये पाया जाता है। तो ये वेट टेम्परेट फॉरेस्ट पाया जाता है एट द हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हाइट पे मतलब वेट टेम्परेट फॉरेस्ट जो है वो पाया जाता है। उसके बाद मतलब जो है 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच इनका जोन है। दूसरी चीज एवरग्रीन, एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज, एवरग्रीन, इनके पत्ते हमेशा जो है वो ग्रीन रहते हैं और इनका जो मतलब लीफ होता है वो चौड़ा होता है। और इनमें कौन कौन से पेड़ आ जाते हैं, ओक्स है, चेस्टनट है, इन सारे मतलब जो है फॉरेस्ट के अंदर जो है ये सारे मतलब ट्रीज आ जाते हैं। उसके बाद मतलब जो है 1500 मीटर से लेकर के 1500 मीटर से लेके 3000 मीटर के बीच में मतलब कौन से मतलब जो है फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं। तो ये फॉरेस्ट जो है कोनिफेरस मतलब ट्री, ठीक है, कॉनिकल शेप्ड में होता है। और लाइक इसमें कौन कौन से आते हैं, पाइन, देवदार, सिल्वर। आप लोगों को मेन जो चीज याद रखनी है कि किस किस वेजिटेशन में कौन कौन से फॉरेस्ट ग्रो किए जाते हैं, उनको आप लोगों को जो है वो याद रखना है और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो हमारे कॉनिफेरस ट्रीज कौन कौन से हैं, पाइन है, देवदार है, ठीक है, इन सब का बैट वगैरह क्रिकेट मतलब जो गैजेट्स होते हैं उनको भी बनाया जाता है पाइन और देवदार वगैरह का। इट इज फाउंड इन द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय, हिमालय के सदर्न स्लोप्स में ही पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो हैं वो भी हायर एलिवेशन पे पाए जाते हैं। एट द 3006 मीटर्स अबव द सी लेवल द टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स गिव टू द अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वेजिटेशन मतलब कि 3.5 किलोमीटर के ऊपर जो वेजिटेशन पाए जाते हैं, हाइट से ऊपर जो वेजिटेशन पाए जाते हैं उनको हम अल्पाइन वेजिटेशन के नाम से, अल्पाइन मतलब अल्पाइन जो है वो माउंटेन को कहा जाता है। तो जो फॉरेस्ट मतलब जो है आपके माउंटेनस रीजन में ग्रो होते हैं उनको हम लोग अल्पाइन वेजिटेशन के नाम से भी जानते हैं। तो अल्पाइन वेजिटेशन कौन कौन सा है, सिल्वर फर है, और ये जो मतलब सिल्वर फर और सिल्वर ओक है, ये सारे ट्रीज जो है वो पहाड़ी इलाकों में ही आपको देखने को मिलेंगे। और सिल्वर ओक की मैंने बात की, आप लोगों ने टी गार्डन देखा होगा, तो टी गार्डन के बीच में हर एक रेगुलर इंटरवल पे मतलब जो है प्लांट जो है वो लगाया जाता है ताकि सॉइल इरोजन को कंट्रोल किया जा सके। दूसरी चीज़ मतलब जो है सॉइल जो है वो उसका ग्रिपिंग अच्छा हो। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए फिर जो टी है उनको शेड भी मिलता रहे। तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट वो है उसे सिल्वर ओक के नाम से उस फॉरेस्ट को हम लोग जानते हैं। तो जोनिपर्स, पाइन्स, ठीक है, ब्रिचेस, ये सारे फॉरेस्ट जो है वो अल्पाइन वेजिटेशन के अंदर आते हैं। उसके बाद है हमारा मोजेस, लीचेंस फॉर्म द पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक बन जाता है कि मोजेस, लीचेंस जो है वो किस वेजिटेशन का हिस्सा है, तो टुंड्रा वेजिटेशन का हिस्सा है। उसके बाद इनमें कौन कौन से जानवर जो है वो पाए जाते हैं, तो कश्मीरी स्टैग जो है वो पाए जाते हैं, स्पॉटेड डियर, शीप, जैक रैबिट, याक, स्नो लियोपार्ड, ठीक है, उसके बाद स्क्वेरल्स एंड पांडा, ये सारे मतलब जो है इस वेजिटेशंस के अंदर, टुंड्रा वेजिटेशन के अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये कोस्टल मतलब एरियाज में इनको ग्रो किया जाता है और इनके लिए मतलब जो है वो आपके जो स्टैग्नेंट वाटर है उनको ये ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इनका जो पानी होता है वो खारा होता है, सैलाइन वाटर होता है। तो ये सब सैलाइन वाटर में मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो ग्रो होते हैं। तो द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट, इसे टाइडल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और टाइड्स क्या होता है, द सिस्टमेटिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इज कॉल्ड टाइड्स। और ये टाइड्स अकर होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। सन और मतलब मून के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनकी मदद से मतलब जो है टाइड्स जो है वो राइज होते हैं मतलब अर्थ के ऊपर, और पानी जो है वो राइज एंड फॉल होता रहता है। तो ये जो फॉरेस्ट है हमारा वो कहाँ पाया जाता है, तो कोस्टल एरियाज में पाया जाता है। और डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट का कंसंट्रेशन भारत में कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सुंदरबन। सुंदरबन कहाँ है, ये बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। और जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र अपना मतलब जो जितना भी मटेरियल होता है वो ले जाकर के डिस्चार्ज करते हैं, जैसे डेल्टा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो मतलब जो है आपके सुंदरी फॉरेस्ट जो है वहीं पे ले जाकर के जमा करते हैं। और इसे हम लोग मतलब जो है ग्रीन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं ड्यू टू द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरी ट्रीज, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीज है उसका नाम है सुंदरी, इसीलिए इसका नाम रखाया है सुंदरबन। और क्वेश्चन आ सकता है कि सुंदरबन जो है
वो किस स्टेट में पाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल। सुंदरबन कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो सुंदरबन का नाम जो है इसी सुंदरी ट्रीज की वजह से रखाया, जो कि किस तरीके का फॉरेस्ट है? मैंग्रोव। सुंदरी ट्री इज अ मैंग्रोव फॉरेस्ट और टाइडल फॉरेस्ट जो कि कोस्टल एरियाज में ग्रो होता है। उसके बाद है हमारा वाइल्ड लाइफ का पोर्शन। अभी तो हम लोगों ने मतलब फ्लोरा के बारे में पढ़ा, फौना के बारे में देखते हैं। तो इंडिया हैज अबाउट 90,000 एनिमल स्पीसीज विच 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश एंड बिटवीन 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस। भारत में 5 से 8% दुनिया का मतलब जो है एम्फीबियंस जो है वो पाया जाता है। और तो हमारे देश में मतलब एम्फीबियंस जो है वो 5 से 8% पाए जाते हैं दुनिया के, और इसीलिए और रेप्टाइल्स और मैमल्स ये सारे, तो इंडिया का जो रैंक है वो बहुत अच्छा है मतलब जो है वाइल्ड स्पीसीज में भी, और 90,000 स्पीसीज हमारे देश में जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1972। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब पास किया गया था? तो जो भी वेजिटेशंस है, एनिमल्स हैं, ठीक है, उन सबको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने 1972 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उसी के एक साल के बाद टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 1973 एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। ठीक है, उस टाइम इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो उन्होंने 1973 में मतलब टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइगर रिजर्व जो है वो बनाना शुरू किया गया। तो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज द बोथ टाइगर्स एंड लायंस। हमारे देश में टाइगर और लायंस दोनों पाए जाते हैं। और इसमें ये जो क्वेश्चन है एशियाटिक लॉयन, इसका बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि एशियाटिक लॉयन इसमें से 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि एशियाटिक लॉयन जो है भारत के किस स्टेट में पाया जाता है? तो सिर्फ एशियाटिक लॉयन भारत के आपको गुजरात में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल ये पाया जाता है कि एशियाटिक लॉयन भारत के किस नेशनल पार्क में है? तो गिर नेशनल पार्क में है। तीसरा क्वेश्चन बन जाता है कि गिर नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में है? तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। तो यहां से आपके 3 क्वेश्चंस जो है वो बन गए। अब थोड़ा सा टाइगर मतलब जो है जब प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं तो टाइगर प्रोजेक्ट अभी भारत में टोटल 51 टाइगर जो है मतलब टाइगर रिजर्व्स जो है वो डेवलप किए जा चुके हैं अलग अलग स्टेट में। और जो मध्य प्रदेश है उनको मतलब टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो टाइगर का कंसंट्रेशन है सबसे ज्यादा वो कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा नंबर्स ऑफ टाइगर्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है। तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लॉन्च किया गया था ताकि टाइगर्स के नंबर्स को इंप्रूव किया जाए, उनकी जो हंटिंग है उनको रोका जाए। अब बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज, द स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर नो लॉन्गर अवेलेबल। अब वो स्पीसीज जो ऑलरेडी गायब हो चुकी हैं वो अब नहीं पाई जाती हैं। उनमें कौन कौन से हैं? जैसे डायनासोर्स हैं, उसके बाद मैमथ्स हैं, डोडो है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है डोडो के बारे में। ठीक है, कि डोडो किस तरीके के स्पीसीज में आता है? इंडेंजर्ड स्पीसीज है या एक्सटिंक्ट स्पीसीज है या रेयर स्पीसीज है या इंडेमिक स्पीसीज है? कौन सी स्पीसीज है? तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज के अंदर डोडो आते हैं। उसके बाद कैस्पियन टाइगर, आयरिश डियर, गोल्डन टोड, ये सारे मतलब जो है जानवर अब अर्थ सरफेस पे नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड है इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये ऐसे स्पीसीज जो कि खतरे में हैं, इनका नंबर्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। तो द स्पीसीज विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड इंडेंजर्ड। इसमें क्या क्या आता है? हमारे टाइगर आ जाते हैं, स्नो लियोपार्ड आ जाते हैं, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड आ जाते हैं, बियर आ जाते हैं, एशियाटिक लॉयन आ जाते हैं, कश्मीरी स्टैग आ जाते हैं। ये सारे जानवर जो है वो किस लिस्ट में आते हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। और इसका जो लिस्ट है वो कौन बनाता है कि कौन सा जानवर जो है उसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, कौन इंडेंजर्ड है, कौन रेयर है, कौन एक्सटिंक्ट हैं? तो इनका स्पीसीज जो है वो आपके IUCN जो है वो तैयार करती है। और IUCN ने 1964 में एक लिस्ट बनाया था जिसका नाम था रेड डेटा बुक। किस साल बनाया था? IUCN ने 1964 में। ठीक है, तो दिस बुक वाज गिवन एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN का फुल फॉर्म भी कभी कभी आ सकता है कि IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IUCN ने दूसरी चीज रेड डेटा बुक कब बनी? तो 1964 में पहला रेड डेटा बुक जो है वो सामने आया। रेड डेटा बुक कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो रेड डेटा बुक जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, इनको रिकॉर्ड करती है इस किताब में। और
वो ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन देती है कि कौन सा जो जानवर है या कौन सा जो पेड़ पौधे हैं वो खतरे के निशान से ऊपर जा रहे हैं। तो और इससे क्या होता है कि हम लोग उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से भारत ने प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग मतलब जो है प्रोटेक्शन एरियाज जो है वो डिक्लेयर किए, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये सारी चीजें डिक्लेयर की ताकि जो एक्सटिंक्शन है एनिमल्स के, जो एक्सटिंक्शन है प्लांट्स स्पीसीज के, उनको कंट्रोल किया जा सके, उनको रोका जा सके। तो भारत में टोटल अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और अलग अलग भारत के हिस्सों में ये बायोस्फीयर रिजर्व है। जैसे नीलगिरी मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपके तमिलनाडु में है। उसके बाद नंदा देवी, ठीक है, उत्तराखंड में है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। सुंदरबन जो है ये वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद मानास असम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद मतलब जो है आपके ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी है और काजीरंगा जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी है, असम में है। उसके बाद कन्हा नेशनल पार्क भी है और कन्हा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो कि कहाँ पर है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। पंचमरी, इसके बारे में आपने 8th साइंस में भी पढ़ा होगा, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है, मध्य प्रदेश में है, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। क्यों आप यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में, ठीक है, कन्हा, पंचमरी, ये सब मध्य प्रदेश में इतना बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क कैसे है? क्योंकि मध्य प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कंसंट्रेशन है वो एमपी में ही है। अगर देखेंगे टोटल कवरेज के हिसाब से तो मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। हमारे देश में जितने भी राज्य हैं सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का कंसंट्रेशन आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। उसके बाद मतलब सबसे कम कहां, सबसे ज्यादा तो हमने बता दिया, तो सबसे कम फॉरेस्ट कहां है? तो सबसे कम फॉरेस्ट जो है वो पंजाब और हरियाणा में है, ना कि राजस्थान में। ऐसा क्यों है? क्योंकि पंजाब और हरियाणा के लोगों ने जो वेजिटेशन कंसंट्रेशन था उनको खत्म करके, उनको काट दिया और उन मतलब जो है लैंड्स को कन्वर्ट कर लिया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जिस वजह से मतलब वहां पर कंसंट्रेशन जो है वेजिटेशन का और फॉरेस्ट का वो कम हो गया। तो उसी तरीके से अलग जगह पे जैसे नौरेक जो है वो मेघालय में है, ये भी मतलब जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है और अगस्था मलाई जो केरल में बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो पाया जाता है। अभी प्रेजेंटली हमारे देश में 104 नेशनल पार्क हैं, 544 मतलब जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। हालांकि नेशनल पार्क जो है ये इससे बहुत नुकसान मतलब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोग एजुकेशनल पर्पस के लिए भी आते हैं और यहाँ पर हंटिंग, गैदरिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब जो है तेज़ी से चल रही है और स्किन के लिए या फिर अलग पर्पसेस के लिए लोग जानवर को और पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और सेंचुरीज जो है यहाँ पर किसी को जाना अलाउ नहीं है, इसलिए ये मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया माना जाता है। क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व में भी जोन्स क्लासिफाइड किए गए, 3 जोन वहाँ पर मतलब डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। और इसीलिए मतलब जो है यहाँ का जो है सेंचुरीज यहाँ पर किसी को अलाउ, बायोस्फीयर रिजर्व में भी आप जा सकते हैं लेकिन कोर जोन में नहीं जा सकते हैं। नेशनल पार्क में तो बिल्कुल आज़ादी है, क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए भी होता है और हिस्टोरिकल पर्पस के लिए भी होता है, इसलिए यहाँ पर मतलब आना जाना मतलब लोगों को अलाउ है। लेकिन सेंचुरीज में आना जाना अलाउ नहीं है, इसलिए सेंचुरीज ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। अब बात करते हैं हम लोग कि हमारे देश में मतलब इतने ज़्यादा मतलब जो है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उसके बाद भी बहुत तेज़ी से मतलब जो है हंटिंग और गैदरिंग जो है वो मतलब हो रहा है, ठीक है। तो उनके अलग अलग मतलब पर्पसेज है। चलिए ये चैप्टर्स हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे, हमारा जो 9th क्लास का है, दैट इज़ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो चैप्टर है इसमें आपको डेफिनेशन की ज़रूरत है नहीं, पॉपुलेशन हम लोग सभी जानते हैं, ठीक है, क्या होता है। और पॉपुलेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, सबसे इसका इम्पोर्टेंस हम लोग अपना इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि हमारा इम्पोर्टेंस क्या है। मान लीजिए कि हमारे अर्थ पे मतलब गोल्ड पाया जा रहा है, ठीक है। जब तक इंसान जो है उसके बारे में नहीं जानता है या उसका यूज़ नहीं जानता है तो उस गोल्ड की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कोयला है, अगर कोयला पत्थर के फॉर्म में है, अगर हमें उनका यूज़ मालूम नहीं है, ठीक है, तो वो पत्थर है, वो उसका कोई यूज़ नहीं है तो वो बेकार है हमारे लिए। तो उसको वैल्यूएबल, किसी भी रिसोर्स को वैल्यूएबल कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं, ह्यूमन बनाता है, ठीक है। तो ह्यूमन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है खुद में, क्योंकि वो बाकी रिसोर्सेज को डेवलप करता है, बाकी रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो इसलिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज, द रोल ऑफ ह्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन के रोल को। अब थोड़ा सा हम लोग सेंसस के बारे में समझ लेते हैं। सेंसस जो है ये पॉपुलेशन इनमेरेशन के लिए भारत में 1872 में
उस टाइम भारत के वाइसराय थे लॉर्ड मायो, उनके दौर में ये शुरू किया गया। और सेंसस जो है उस टाइम 1872 में पहली बार हुआ, लेकिन वो अनसिस्टमेटिक वे में वो सेंसस हुआ था, क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ था, लोगों को उसके बारे में उतना ज़्यादा जानकारी थी नहीं कि किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है। इसीलिए फिर 10 साल के बाद, मतलब हालांकि वहां पर उस टाइम जो है 10 साल नहीं, उस टाइम सिर्फ 8 साल के बाद, मतलब 1881 में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है दो तरीके से, फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन विच ईयर, तो 1872। फर्स्ट सिस्टमेटिक सेंसस, अब देखिए यहां पर सिर्फ एक वर्ड ऐड हुआ, सिस्टमेटिक। अगर पहला सिस्टमेटिक सेंसस आपसे पूछ रहा है तो आपको 1872 नहीं करना है, 1881 करना है। तो पहला जो सिस्टमेटिक सेंसस कंडक्ट कराया गया था भारत में वो 1881 में कराया गया, और उसके बाद हर 10 साल के बाद भारत में सेंसस होने लगा। फिर 1891, फिर मतलब 1901, फिर उसको 1911, 1921, 1931, इस तरीके से टिल सो ऑन। अभी तक भारत में 15 बार सेंसस हो चुका है, और मतलब 2011 तक लास्ट सेंसस जो हमारा कंडक्ट कराया गया वो 2011 में, और अब जो फ्यूचर में होगा वो 2021 में होगा, अगले साल होगा। तो इसलिए मतलब जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा सेंसस, क्वेश्चन ये आता है कि सेंसस कितने साल के बाद कंडक्ट कराया जाता है, तो हर 10 साल के बाद भारत में सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है। और ये हमें, जैसे जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने सर्वेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, चाहे वो ह्यूमन का सर्वे हो, चाहे वो रिसोर्स का सर्वे हो, चाहे वो फॉरेस्ट का सर्वे हो, क्योंकि वो रिकॉर्ड रखना चाहते थे कि बिना आप इंफॉर्मेशन के कोई भी प्लान जो है वो नहीं कर सकते हैं। आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जितनी ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी उतनी ही अच्छी तरीके से आप प्लानिंग कर सकेंगे। मान लीजिए आप घूमने के लिए मतलब जो है जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं, और वहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपको पहले आप मोबाइल पे चेक करेंगे कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है, वहाँ पे मतलब जो है किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन है, तो आप उसी तरीके से फिर आप अपनी प्लानिंग करेंगे कि आपको बैग में क्या क्या सामान रखना है। तो जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी किसी भी चीज़ के बारे में तो आप प्लानिंग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो इसीलिए अंग्रेज जो है ज़्यादा सर्वेस के ऊपर ध्यान देते थे और बहुत ज़्यादा वो लोग सर्वे कराते थे। उन्होंने भी सेंसस का सर्वे इसीलिए करवाया ताकि उनको पता चल सके कि किस किस कम्युनिटी के लोग कितने ज़्यादा हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से चीज़ों को प्लान कर सके। तो अभी तक भारत में टोटल 15 सेंसस हो चुका है टिल 2011। अब हम लोग आगे उन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अब पहले हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन साइज अगर हम देखें तो भारत जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है पॉपुलेशन में आफ्टर चाइना, और हमारी आबादी 2011 सेंसस के हिसाब से, ठीक है, मतलब 1.21 बिलियन है, ठीक है, और 1.21 मिलियन जिसको हम लोग मिलियन में कह सकते हैं कितना, तो 1210 मिलियन जो है हमारी आबादी अभी है, और उसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 17.5% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हम लोग दुनिया का, आप देखिए कि हम अपने देश में, मतलब हमारा जो देश है वो डेंसिटी कैसे बनती है। तो हमारा जो देश है, पूरा कंट्री अगर मान लें हमारा इंडिया है, और ये सिर्फ 2.4% एरिया कवर करता है दुनिया का, जिसे हम लोग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी कह सकते हैं, ठीक। और इसी के अकॉर्डिंग जब हम पॉपुलेशन की बात करें कि हमारे भारत में जो पॉपुलेशन है हमारा वो कितना है, तो पॉपुलेशन हमारे देश का कितना है 1210.6 मिलियन, ठीक। अब ये देखिए आपका एरिया कितना कम है और पॉपुलेशन कितना ज्यादा है। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में 2.4% ही भारत एरिया कवर करता है दुनिया का, और कितना परसेंट आबादी कवर करता है, अबाउट 17.5%, 17.5% जो है भारत दुनिया का आबादी जो है वो शेयर करता है। तो कितनी ज़्यादा आबादी हमारे देश में है। उसके बाद दूसरी चीज़ कि अगर हम लोग मतलब जो है हमारे देश के अंदर बात करें तो हमारे देश के अंदर भी वेरिएशन है। और हमारे देश के अंदर क्या वेरिएशन है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं हमारे देश के अंदर जो बहुत ज़्यादा आबादी वाले राज्य हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बहुत कम आबादी है। तो इन डिफरेंसेस में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
सबसे पहला जो पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है दैट इज फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल जो फैक्टर्स होते हैं वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, चाहे वो लैंड हो, रिलीफ फीचर्स हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे मतलब जो है आपका प्रेसिपिटेशन हो, चाहे आपका टेम्परेचर हो, ठीक है, चाहे ह्यूमिडिटी हो, ये सारे फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं मतलब जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। दूसरा है हमारा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये भी मतलब जो है इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ हद तक। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि जो हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है दैट इज द यूपी। यूपी जो है वो इंडिया का सबसे ज्यादा आबादी जो है वो शेयर करता है, लगभग 16.5% पॉपुलेशन जो है ये भारत का मतलब शेयर करता है भारत में। मतलब अगर हमारे मान लीजिए भारत की आबादी 100% है हमारे पूरे देश की, तो उसमें से अकेले 16.5% जो पॉपुलेशन है वो यूपी मतलब जो है मतलब आपके शेयर करता है। और दूसरा जो हमारा सेकेंड राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 9.5% मतलब जो है पॉपुलेशन शेयर करता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाता है बिहार। बिहार जो है वो भी 9% मतलब जो है आबादी शेयर करता है। उसके बाद आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल 8% शेयर करता है। तो अगर हम बात कहें कि हमारे भारत के 5 राज्य जो है वो अगर मिला दिए जाएं तो पूरे भारत की आधी आबादी हो जाएगी। मतलब हमारे देश में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन आबादी 5 स्टेट की अगर मिला दी जाए तो आधी आबादी हो जाएगी हमारे भारत की, मतलब 50%। अगर मान लीजिए हमने मतलब यूपी को मिला दिया, महाराष्ट्र को मिला दिया, बिहार को मिला दिया, बंगाल को मिला दिया और आंध्र प्रदेश को मिला दिया, तो इन सारे राज्यों को मिलाकर के भारत की आबादी कितनी हो जाएगी? लगभग 50% हो जाएगी। और इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो देश का मतलब जो है आधी आबादी है वो सिर्फ 5 राज्यों पे मतलब जो है रहती है, 5 राज्यों में रहती है। तो इनका कंसंट्रेशन का मेन रीजन क्या है? तो फर्टाइल एलुवियल सॉइल। अगर हम बात करें यूपी की, बिहार की, बंगाल की, तो ये सारे जो 3 राज्य हैं, इनके राज्य अगर 3 राज्य का पॉपुलेशन हम अगर ऐड कर दे तो आप देखिए यूपी हो गया, बिहार हो गया और बंगाल हो गया। तो बंगाल अब यहाँ पे देखिए यूपी 16.5% करता है, बिहार जो है 9% करता है, बंगाल 8% करता है। तो 9, 8, 17 और 17 अगर कहें तो 33.5% मतलब जो है टोटल आबादी सिर्फ 3 राज्य भारत का शेयर करता है। मतलब भारत के लगभग 33% आबादी जो है वो इन सिर्फ 3 राज्यों में मौजूद है। अब उसको अगर ऐड कर दे और महाराष्ट्र को, तो महाराष्ट्र की आबादी 9.5 हो जाती है। तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए 34 और 5 कितना हो गया आपका? 39 और 39 और मतलब जो है 43% आबादी जो है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा 5 राज्य जो है भारत का वो आधी आबादी जो है वो शेयर करता है। चलिए अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी टोटल एरिया दैट इज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। शॉर्ट में डेफिनेशन अगर पूछ सकता है व्हाट इज डेंसिटी, तो नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड डेंसिटी। हमारा जो देश है वो सिर्फ एशिया के 2 देशों से ही पीछे है डेंसिटी में, बांग्लादेश और जापान के बाद हमारा नंबर आता है हमारे देश का। और 2011 के हिसाब से भारत की जो डेंसिटी है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब हमारे देश में 382 लोग हर 1 किलोमीटर में पाए जाते हैं। तो डेंसिटी जो है वो वेरी करती है हमारे स्टेट के अंदर भी, जैसे कि वर्ल्ड में वेरी हो रहा है उसी तरीके से हमारे देश में भी वेरी हो रहा है। और भारत में सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो बिहार में है। लेकिन आप ये कहेंगे कि सर 2011 में तो बिहार आ गया, लेकिन 2001 का जब आप अगर सेंसस उठा करके देखेंगे तो वेस्ट बंगाल की जो डेंसिटी थी वो सबसे ज्यादा थी। अब ये कैसे इतना ज्यादा उलटफेर हो गया कि मतलब बिहार जो है वो 1 नंबर पे आ गया और वेस्ट बंगाल दूसरे नंबर पे आ गया? तो इसमें आप लोगों को मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं, डिवीजन ऑफ झारखंड। झारखंड जो है वो बिहार से निकल करके एक अलग राज्य बना। तो झारखंड जब नया राज्य बना तो झारखंड का एरिया जो निकला वो ज्यादा था एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन। तो जिसकी वजह से बिहार का जो एरिया था वो कम हो गया और आबादी ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो गई। तो इसीलिए बिहार की जो डेंसिटी है वो इंडिया में सबसे ज्यादा है। और उसी के अगेंस्ट अगर हम अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी देखें तो यहां पर सिर्फ 17 लोग 1 किलोमीटर एरिया में पाए जाएंगे, लेकिन बिहार में 1106 लोग, मतलब जब ये सेंसस मतलब इनोमिनेशन किया गया 31 मार्च 2011 में,
तो उस टाइम मतलब जो है जो डेटा था वो सही तरीके से सेट नहीं था, इसलिए कहीं कहीं पर आपको 1102 भी मिलेगा डेंसिटी, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब जो फाइनल डेटा कैलकुलेट किया गया है वो 1106 है। तो मतलब हमारे देश में देखिए कि हाईएस्ट डेंसिटी वाला भी स्टेट है और मतलब लोएस्ट डेंसिटी वाला भी स्टेट है, तो हमने वो फैक्टर्स बता दिया आपको कि फिजिकल फैक्टर्स जो है यहाँ पर रोल प्ले करता है, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है ये मतलब माउंटेनस रीजन है भारत का, यहाँ पर पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे मतलब एक्सेसिबिलिटी जो है वो कम है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंसंट्रेशन जो है वो इनका बहुत कम है। दूसरी चीज़, पॉपुलेशन डेंसिटी इज अफेक्टेड बाय द रिलीफ फीचर, ये हमने बता ही दिया, आपके फिजिकल फीचर्स के अंदर आ जाएगा। अगर हम बात करें द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ एंड द केरल साउथ हैव द हाई और वेरी हाई पॉपुलेशन कंसंट्रेशन। जो नॉर्दर्न प्लेन है हमारा यूपी, बिहार और मतलब बंगाल का, असम का, पंजाब का, इन सारे का जो कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन का वो बहुत ज्यादा है। और बहुत ज्यादा क्यों है? ड्यू टू द प्लेन एरिया। यहाँ पर इंडो गैंजेटिक प्लेन जो कि हमारा एलुवियल सॉइल का मतलब जो है एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आबादी रहती है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? ड्यू टू द फर्टाइल सॉइल। तो यहाँ पर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और दूसरा, अगर पूछा जाए कि साउथ इंडिया का वो कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, दैट इज द केरल। केरल में पॉपुलेशन का जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। किसी भी जगह पर पॉपुलेशन का अगर मतलब चेंज हो रहा है तो उसके लिए 3 फैक्टर्स मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो है आपका बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। मान लीजिए कि किसी जगह पर पॉपुलेशन बढ़ा है, तो बढ़ा है तो उसके रीजन हो सकते हैं कि या तो बर्थ रेट बढ़ा है या फिर माइग्रेशन जो है वो बढ़ा है। माइग्रेशन 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है हमारा इंटरनल, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल में मतलब जो है हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे देश में मतलब होता है। एक्सटर्नल में हो जाता है आपका इंटरनेशनल। इंटरनेशनल जो माइग्रेशन है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में होता है, और इंटरनल माइग्रेशन जो है विद इन द कंट्री, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होता है। तो माइग्रेशन हालांकि फर्दर इसको 4 भागों में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला माइग्रेशन जो होता है भारत में वो रूरल से अर्बन होता है। ज्यादातर लोग गांव से जो है वो निकल करके शहर की तरफ आते हैं। तो पहला हो गया हमारा रूरल टू अर्बन। दूसरा हो गया हमारा अर्बन टू रूरल, मतलब कि शहर से गांव की तरफ, जो अभी हुआ है लॉकडाउन में। तीसरा मतलब जो माइग्रेशन होता है हमारा वो होता है रूरल टू रूरल, मतलब कि बड़े मतलब छोटे गांव से बड़े गांव की तरफ, तो रूरल टू रूरल। उसके बाद चौथा जो हमारा माइग्रेशन है दैट इज जस्ट अपोजिट, अर्बन टू अर्बन, मतलब कि छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ। तो इस तरीके से इंटरनल माइग्रेशन को भी 4 बार मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभी पहले हम लोग मतलब जो है बर्थ रेट और डेथ रेट को डिस्कस करते हैं। तो बर्थ रेट, किसी भी जगह पर जब जनरली अगर ज्यादा लोग पैदा हो रहे हैं तो वहां का जो ग्रोथ होगा वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद तो नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है? नेचुरल ग्रोथ रेट, अगर बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से, दैट इज नोन एज द नेचुरल ग्रोथ रेट। भारत में जब 1901 और 1911 से लेकर 1921 जब आप इसका सेंसस देखेंगे भारत के पॉपुलेशन का, तो 1911 से लेकर 1921 के टाइम, ये पहला ऐसा टाइम है इंडियन सेंसस में जब नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड किया गया। अब ये नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ क्या था? तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ये था कि जो प्रीवियस ईयर्स के पॉपुलेशन से उनसे पॉपुलेशन कम हो गया था ड्यू टू एपिडेमिक। जैसे अभी यहां पर मतलब जो है आपके कोरोना वायरस आया हुआ है, उसी तरीके से उस टाइम स्पेनिश फ्लू आया हुआ था, और इसकी वजह से फिर ड्राउट भी आया हुआ था, फेमाइन भी आया हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। तो डेथ रेट जो है वो बढ़ गया और बर्थ रेट कम हो गया, जिसके वजह से ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव ग्रोथ की वजह से पॉपुलेशन भारत का कम हो गया था। आज तक ऐसा फिर दोबारा कभी नहीं हुआ है। दूसरा, हम लोग जब डेथ की बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा सा बर्थ हो गया, उसके बाद डेथ। नंबर ऑफ डेथ्स इन पर 1000 लाइव बर्थ, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उसमें जितने लोग मर रहे हैं उनको हम लोग डेथ्स के नाम से जानते हैं। उसको मतलब जो है आपका बर्थ रेट हो गया, उसके बाद डेथ रेट हो गया, उसके बाद आते हैं माइग्रेशन। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। तो माइग्रेशन जो है वो भी है हमारे मतलब देखा जाए 2011 का कि हमारे मतलब जो है देश में जो डिकेडल ग्रोथ रेट है वो कितना रहा है, तो दैट इज 17.6%, मतलब 17.4% जो है वो डिकेडल ग्रोथ रहा है। मतलब प्रीवियस ईयर के पॉपुलेशन से 17.4% पॉपुलेशन हमारे मतलब जो 2001 से 11 के बीच में ऐड हुआ है।
तो 17.4 डिकेडल, 10 साल का जो ग्रोथ होता है उसे हम लोग डिकेडल कहते हैं। एनुअल, हर साल का जो ग्रोथ होता है उसे हम लोग एनुअल कहते हैं। तो भारत का जो एनुअल ग्रोथ रेट रिकॉर्ड किया गया 2011 सेंसस में, दैट वाज 1.6%। ठीक, उसके बाद इंडिया में नेगेटिव ग्रोथ रेट मैंने बता दिया किस साल रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद इंडिया में एक डिकेडल ग्रोथ ऐसा भी है जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, 24.88, दैट इज 1961 टू 1971। देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन जब आप आगे पढ़ेंगे 11th में ज्योग्राफी, तो आपको ये एक थ्योरी मिलेगी जिसे डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, और इस थ्योरी में फेजेस बताए गए हैं कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हुआ है वो 4 फेजेस के थ्रू हुआ है। पहला जो स्टेज था वहां पर डेथ रेट्स और बर्थ रेट्स दोनों ही ज्यादा थे। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा स्टेज ऐसा आया कि जिसमें डेथ रेट्स जो है वो मतलब जो है मिनिमाइज हुए, कम हुए, और बर्थ रेट्स जो है वो बढ़ गए। तीसरा स्टेज ऐसा हुआ जिसमें दोनों कम हुए, डेथ रेट्स भी कम हुए, बर्थ रेट्स भी कम हुए, लेकिन बर्थ रेट्स जो है कंपैरेटिव टू डेथ रेट्स जो है वो ज्यादा थे। चौथा स्टेज ऐसा है कि जहां पर जो डेथ रेट्स और बर्थ रेट्स जो है वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, जिसे जीरो ग्रोथ कहते हैं। तो हमारे यूरोपियन कंट्रीज वाले जितने भी हैं वो जीरो ग्रोथ पे हैं, और हम लोग अभी थर्ड स्टेज में जो है वो वहां पर लाई कर रहे हैं। और ये सारा इन्फ्लुएंस होता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पर भी। वहां पर लोग मर इसलिए रहे थे ज्यादा क्योंकि वहां पर जो मेडिकल फैसिलिटीज थी वो अवेलेबल नहीं थी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, इसलिए लोगों की डेथ्स जो है वो ज्यादा हो रही थी फर्स्ट स्टेज में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। हाँ, तो द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर इज कॉल्ड डेथ रेट। माइग्रेशन बता ही दिया मैंने, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन। ठीक, आते हैं एज कंपोजिशन में। हमारे देश में जो आबादी है 1.2 बिलियन की, इस आबादी में अलग अलग उम्र के लोग रहते हैं। अगर हम लोग बात करें बिलो 15 ईयर्स, तो लगभग मतलब जो है 35% जो आबादी है भारत में वो बिलो 15 ईयर्स एज के बच्चों की है। और वर्किंग एज जो है हमारा, हालांकि ये जो एज है मतलब बायोलॉजिकली और इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव है, मतलब बायोलॉजिकली भी अनप्रोडक्टिव है और इकोलॉजिकली जो हमारे इकोनॉमिकली है वो भी अनप्रोडक्टिव है। दे आर डिपेंडेंट टू देयर पेरेंट्स, मतलब जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वर्किंग एज पे डिपेंडेंट होते हैं। और वर्किंग एज जो हमारे देश में आबादी है वो सबसे ज्यादा है दुनिया की। तो भारत में वर्किंग एज आबादी है आपके लगभग 59, मतलब 59% लोग जो है वो 15 से 59 साल की उम्र में है। अगर हम लोग बूढ़े लोगों की बात करें तो भारत में बूढ़े लोगों की आबादी बहुत कम है, लगभग 7% है। हालांकि ये भी इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि ये रिटायर हो चुके होते हैं काम से। ठीक है, और ये डिपेंडेंट किसके ऊपर रहते हैं? तो यहाँ पर देखिए कि जो दोनों एज है, आपका एज्ड ग्रुप है आपका, ठीक है, और जो आपका मतलब जो है चाइल्ड ग्रुप है, ये दोनों मतलब डिपेंडेंट है किसके ऊपर? वर्किंग एज पॉपुलेशन के ऊपर। चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या है? द नंबर ऑफ फीमेल ऑन पर 1000 मेल, मतलब 1000 लड़के पर कितनी लड़कियां पाई जाती हैं उसको हम लोग सेक्स रेशियो कहते हैं। और हमारे देश 2011 सेंसस के हिसाब से हमारे देश में 940 मतलब लड़कियां पाई जा रही थी 1000 लड़कों पर, मतलब कि 60 लड़कों की शादी नहीं होगी भाई साहब। क्यों नहीं होगी शादी? क्योंकि 60 लड़कियां कम है 1000 लड़कों पर, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद केरल, केरल वाहिद ऐसा राज्य है हमारे देश का जहां पर सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है भारत में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना है? 1084, मतलब ओवर 84 गर्ल्स आर प्रेजेंट इन केरल। उसके बाद बात करते हैं हम लोग दिल्ली और हरियाणा की। ये दोनों की हालत बहुत खराब है। दिल्ली जो है 866 लोएस्ट मतलब जो है इसका सेक्स रेशियो है। उसके बाद है 877 मतलब हरियाणा। स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो हरियाणा हैज द लीस्ट सेक्स रेशियो इन आवर कंट्री। हमारे देश में सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो हरियाणा में है। और ये क्या शो करता है? अनफेवरेबल मतलब टू द फीमेल, हमारा जो मतलब सोसाइटी है। उसके बाद आते हैं लिटरेसी रेट। Literacy, the person who have 7 years of old and they have ability to read and write of any languages of India is known as literate. भारत में according to 2011 census they have recorded the 74.4% people have ability to read and write. It means हमारे देश में लगभग 74% लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं और उनमें मेल और फीमेल दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। भारत में हमारे 82% जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं और जो फीमेल में है 65% जो फीमेल है सिर्फ वो मतलब जो है वो लिटरेट है। अगर हम लोग स्टेट की बात करें, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा एंड हिमाचल प्रदेश, दे हैव द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, बट इन स्टेट बिहार
बिहार जो है वो भारत का सबसे कम लिटरेसी रेट इसी राज्य में पाया जाता है, ओनली 63.8%। और इसके बाद मतलब जो है आपके हरियाणा का नंबर है, फिर उसके बाद मतलब जो है और भी राज्य जो है वो आते हैं। तो अगर पूछा जाए कि नीचे से सबसे पहले नंबर पे कौन आते हैं, तो आप इनको मतलब नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। चलिए, तो आप लोगों ने नोट कर लिया ये जो लिटरेसी है। तो अगर पूछा जाए कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट, दैट इज बिहार। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, दैट इज द केरल। लेकिन केरल में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीमेल लिटरेसी में केरल एक नंबर पे आता है। तो केरल ऑल्सो हैज द हाईएस्ट फीमेल literacy rate in India, about 93%। तो हमारे देश में केरल वाहिद ऐसा राज्य है जहां पर फीमेल की जो लिटरेसी है वो बहुत ज़्यादा है, 93% है। बाकी सारे स्टेट्स में 90 से मतलब जो है कम ही है, चाहे वो मिजोरम का हम ले लें, चाहे वो त्रिपुरा के ले लें, चाहे गोवा के ले लें। चलिए आगे चलते हैं। हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है हमारे देश में मतलब जो है 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी में हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, ऑल आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होता है, वेयर द पीपल्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व टू द नेचर, जहां पर नेचर से डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। दे कलेक्ट विदाउट एनी इम्प्लीमेंट, मतलब बिना किसी टेक्नोलॉजी के वो रिसोर्स को कलेक्ट कर लेते हैं और आसानी से यूज कर लेते हैं विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, दैट इज नोन एज द प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटीज मतलब जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, ऑल द इंडस्ट्रीज आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इसमें आ जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग में जितना है, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, चाहे वो मतलब और कोई भी चीज हो, तो जितने भी कोई नई चीजें आप जहां पर आप रिसोर्स तो प्राइमरी से ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी की मदद से आप कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। उसके बाद है हमारा थर्ड, टर्शरी। टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, यहां पर हम कोई भी सामान नहीं बेचते हैं, यहां पर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद रेलवेज, उसके बाद डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, दे ऑल आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द अदर्स। तो जहां पर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर आ जाता है आपका टर्शरी एक्टिविटीज। हेल्थ की बात जब हम लोग करते हैं, तो हमारे देश में मतलब जो है हेल्थ सिस्टम जो है वो काफी इंप्रूव हुआ है। अगर हम 1951 की बात करें, क्योंकि 1951 में हर 1000 लोगों पर हमारे देश में 25 लोगों की मौत हो जाती थी, लेकिन 1911 में उसको घटा करके मतलब जो है आपके कम किया गया, और 7 पॉइंट मतलब जो है आपके कि 1000 लोगों पे सिर्फ 7 लोग ही मतलब इंडिया में जो है वो डेथ हो रही थी, तो इसलिए इनका ये भी कम हुआ। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी हमारे देश की इंप्रूव हुई है। अगर हम देखें 1951 में भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो 36.7% था, और अगर हम लोग 2012 की बात करें तो यहां तक आते आते हमारे देश का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो 68% हो गया। दुनिया में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो है वो जापान का है, और वहां पर 8 ईयर्स जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। उसके बाद बात करते हैं हमारा जो कंजम्पशन है, कि कैलोरी कंजम्पशन हमारे भारत में कम है, और जो गवर्नमेंट के द्वारा मतलब इशू किया गया है, और खास करके जो एडोलसेंट्स ग्रुप के एज के बच्चे हैं, ये एडोलसेंट्स क्या होते हैं, द चिल्ड्रंस विच लाइज इन द एज ऑफ 10 to 19, 10 से 19 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं, इनका जो ग्रोथ मतलब होता है वो उस टाइम सबसे ज़्यादा होता है, और उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, फैट्स की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए मतलब इस उम्र के बच्चे के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दो चीज़ों, नेशनल फैमिली पॉलिसी, तो भारत 1952 में पहला ऐसा देश बना दुनिया का जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो एक्वायर किया, क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मतलब 1951 में मतलब वॉलेंट्री एक्शन प्लान जो है वो चलाया गया फैमिली प्लानिंग के बेसिस पर। उसके बाद 2000 में मतलब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, जिसे NPP कहते हैं, वो लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से हम लोग मतलब एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लेट शादी कर सके, और जो डेथ रेट्स है उनको हम लोग घटा सकें। तो जो हमारा IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यहां पर अब एक टर्म पूछ देता है आपको, IMR का फुल फॉर्म भी पूछ देगा, फिर पूछेगा कि इन्फेंट किसे कहते हैं, द चिल्ड्रंस विच लाइज
बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट कहा जाता है। और भारत में इनका जो डेथ रेशियो था वो 30 से ज्यादा था। तो इन्होंने 2000 एक्शन प्लान में यही लगाया कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में कि हमें 1000 बच्चों पे जो 30 मतलब जो है डेथ हो रहे हैं उनसे हमें कम करना है। तो बहुत सारे इन्होंने डिमार्क ऑब्जेक्टिव्स रखे ताकि इनको हम फ्यूचर्स में अचीव कर सके और लोगों को एजुकेशनली जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके ताकि वो डिजीजेस से या फिर मतलब जो है जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक मतलब जो है प्रॉब्लम से लोगों को परेशानी हो रही है या हेल्थ फैसिलिटीज से कोई परेशानी हो रही है, उन सारी परेशानी से वो लड़ सकें। तो ये हम लोगों का चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो गया पॉपुलेशन का। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।